नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चला गया था। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हम दो आर्टिकल देखेंगे और लगभग दोनों के दोनों जो आर्टिकल हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर हम भारत के फॉरेन रिलेशन की बात करेंगे अन्य कंट्रीज के साथ में। पहला आर्टिकल मलेशिया और भारत के संबंधों को बताता है। सेकंड वाला हमारा जो आर्टिकल है वो रसिया और इंडिया की रिलेशनशिप को बताता है। पार्टिकुलरली यहाँ हम चर्चा करेंगे कि अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसको रोकने के लिए भारत की क्या भूमिका हो सकती है, हमें कौन कौन सी प्लानिंग करना पड़ेगा, अभी तक हमने कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हैं मीडिएशन को लेकर के, इन सब की चर्चा यहाँ पर की जाती है। सेकंड वाला आर्टिकल हमारा मलेशिया और भारत के रिलेशन को बताता है। इसमें बताया जा रहा है कि इतिहास में जो भारत के फाउंडिंग फादर रहे हैं, जैसे काफ़ी जो फेमस नेता रहे हैं कांग्रेस के, नेहरू की यदि हम बात कर लें, और भी कुछ न्यूट्रल लोग हैं जैसे कि महात्मा गांधी हो गया, विवेकानंद हो गया, इनका जो महत्व है वो आज भी भारत अकेले में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है और इस चीज़ को मलेशिया भी एक्सेप्ट करता है। ये चीज़ हमको पता चला है वहाँ के पीएम के स्पीच से, पीएम के भाषण से। तो इसके बारे में आज थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि भारत और मलेशिया के रिलेशनशिप को बताता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए मलेशिया और इंडिया दोनों न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हैं, इंडिया की विज़िट में हैं। तो उनके द्वारा जो स्पीच दी जाती है उसमें कैसे करके भारत का जो इतिहास है उसका कहना चाहिए वर्णन किया जाता है, उसकी बड़ाई की जाती है। तो न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में भी भारत की जो हिस्ट्री है, ऐतिहासिक संस्कृति है, ऐतिहासिक पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, उन लोगों को अभी भी देश दुनिया मानती है। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच रहा था इंडिया में, इन्होंने रेफरेंस दिया था विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, टैगोर एंड नेहरू का। ये बात पॉइंट आउट करती है कि कैसे करके पूरी जो दुनिया है आज भी उनको एज ए हाई स्टीम के तौर पर देखती है। इसके ऊपर हमें 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है, समरी लिखना है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो मलेशियन जो पीएम है उनकी स्टेट विजिट करी जाती है इंडिया के लिए। डेट रखी गई है 19 से 21 अगस्त 2024, ठीक है। इस दौरान इनकी विजिट होती है इंडिया की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लास्ट मंथ जो स्टेट विजिट हुई थी 19 से 21 अगस्त 2024 के बीच में, तो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने डिलीवर किया था एक लेक्चर इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर को। कितनी तारीख को? 20 अगस्त को। सब्जेक्ट जो रखा गया था वो था टुवर्ड ए राइजिंग ग्लोबल साउथ लीवरेजिंग ऑन मलेशिया इंडिया टाइज। ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं तो जो महाद्वीप हैं साउथ वाले हिस्से में पड़ रहे हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। बस ऑस्ट्रेलिया को यहाँ छोड़ दिए हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इसके अलावा एशिया का ज़्यादातर हिस्सा यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं उनका जो लेक्चर रहा था इसमें काफ़ी ज़्यादा हमको बड़ाई देखने को मिली थी। अब जैसे कि पहले नंबर की बात यह है, इंडिया आज के समय में प्रिपेयर हो चुका है कि वो जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ बन करके उभर रहा है। इंडिया ने बेहतर तरीके से G20 की चेयरमैनशिप करी है लास्ट ईयर। साथ ही साथ इनॉग्रल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ने ये चीज़ क्लियर कर दिया था कि इंडिया आज के समय में प्रिपेयर हो चुका है कि वो ग्लोबल साउथ एजेंडा को दुनिया भर तक पहुंचा सकता है, चाहे वो अपने पार्टनर हो चाहे वो दुनिया हो। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर और भी जिक्र किया जाता है, नेहरू की जो रेपुटेशन है ना, वो ना केवल भारत में बल्कि देश दुनिया में भी काफ़ी फैली हुई है।
इंडिया की जो लीडरशिप रही थी, जो कि इमर्ज होके आई थी फ्रीडम मूवमेंट से लेकर के, एक ऐसा लीडर जिन्होंने रिपब्लिक को शेप दिया, हमारे देश के गणतंत्र को शेप दिया था फॉर्मेटिव ईयर में, वो थे जवाहरलाल नेहरू। इनका भी जिक्र इनके द्वारा किया जाता है। वहीं मिस्टर अनवर ने जो बात कही थी नेहरू को लेकर के, वो ये बताती है कि बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं संघ परिवार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, नेहरू की रेपुटेशन को डाउन करने के लिए, लेकिन अभी भी नेहरू की जो रेपुटेशन है ना, वो ख़त्म नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी एंड जो संघ परिवार है, नेहरू इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द करेंट नेशनल इल्स। बीजेपी और जो आरएसएस है या फिर संघ परिवार है, आज के समय में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो विभाजन हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के लिए नेहरू को और कांग्रेस को दोषी ठहराया जाता है। तो नेहरू का जो एसोसिएशन रहा था मलेशिया के पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ, टंकू अब्दुल रहमान, एंड इसके बाद, ठीक है, इसके बाद कि किस प्रकार से रिलेशन रहे हैं नेहरू के साथ में, इसका भी यहाँ पर बेहतर तरीके से जिक्र किया जाता है। उन्होंने कहा था, चाहे वो फ्रीडम को लेकर के हो, चाहे वो कॉमन मैन के लिए अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो किसान हो या फिर भारत के वर्कर हों, टू फाइट एंड पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिसीज़। बहुत सारे प्रयास उनकी तरफ से किए गए थे, जैसे कि गरीबी का उन्मूलन हो, चाहे वो इग्नोरेंस को कम करना हो, डिसीज़ को ख़त्म करना हो, एंड जो प्रॉस्परस नेशंस हैं, डेमोक्रेटिक एंड प्रोग्रेसिव नेशन हैं, साथ ही साथ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उनकी तरफ से तैयार किए गए थे, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा था कि प्रत्येक मैन एंड वुमेन की जो इच्छा है उसको पूरा किया जाए। इस प्रकार से उन्होंने नेहरू को याद किया है अपने स्पीच में। आगे स्वामी विवेकानंद के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। काफ़ी सिग्निफिकेंट तरीके से देखा जाए, मिस्टर अनवर ने एड्रेस करना चालू किया था स्वामी विवेकानंद के कहना चाहिए वाक्य से, ऑन द मार्च ऑफ आइडियाज फ्रॉम this and accompanied by words which had blessing behind them and peace before them। तो लोगों की अच्छी भलाई के लिए, पीस के लिए इनके जो आइडिया रहे हैं, उनके साथ में इन्होंने अपना भाषण कहना चाहिए दिया था। इसके बाद गांधी जी के भी कुछ विचार रखे जाते हैं। इसमें बोला जाता है कि गांधी जी ने कहा था, आप पाप से घृणा करिए, पापी से नहीं। इसका मतलब ये है कि लोगों की कल्चर, लोगों की संस्कृति अलग अलग भले ही हो सकती है, ठीक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उस गलत काम की हम क्या करें, घृणा करें, गलत काम की हम बड़ाई ना करें। लेकिन हमको ये नहीं देखना है कि वो व्यक्ति किस धर्म से है या फिर किस जाति से है, किस समुदाय से है, इस चीज़ को हमको नहीं देखना है। हमको देखना है कि उसके द्वारा किया जाने वाला काम कैसा है। टैगोर की तरफ से भी कुछ कुछ बातें कही गई थी, जैसे कि मुझे खतरों से बचने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि उनका सामना करने में निडर होने की प्रार्थना हमको करना है। इस प्रकार के वाक्य भी जो है पीएम के द्वारा बोले जाते हैं। हालांकि देखा जाए हिस्ट्री की जितनी भी महान चीज़ें रही, हमारे देश के महान उपलब्धियां हैं, महान नेता रहे हैं ना, उनको अभी तक इग्नोर ही किया गया है, और ये चीज़ हम आज भी देख रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दूर करने की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर जो अलग अलग व्यक्ति का उल्लेख किया जाता है, तो उसमें अलग अलग लोगों की तरफ से जो अलग अलग संदेश दिए गए हैं ना, वो यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्पिरिचुअल यूनिटी विवेकानंद जी की तरफ से दी जाती है। यूनिवर्सलिज्म का जो संकेत है वो टैगोर ने दिया। गांधी जी ने जोर दिया था नॉन वायलेंस को, आल्सो डेराइव्ड फ्रॉम इंडिजीनियस इंडियन ट्रेडिशन बट स्क्यूड मस्कुलर एक्सक्लेज्म।
इसके अलावा नेहरू के जो विचार रहे थे, चाहे वो इंक्लूसिवनेस को लेकर के हो, मॉडर्न सोसाइटी हो, एनिमेटेड बाय साइंटिफिक स्पिरिट, वाज बेकन लाइट फॉर मैनी न्यूली डिकोलाइज्ड कंट्रीज। उस समय में भारत जब आज़ाद हुआ था, भारत जो 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 चीज़ अपना रहा था उस समय में अन्य कंट्री के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया था भारत नेहरू की लीडरशिप में। ब्रॉड व्यू हम कैसे करके देख सकते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया की जो प्रेजेंट पॉलिसीज़ हैं कि हम इंश्योर करना चाहते हैं पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी को, आर हार्नेस्ड फॉर पॉपुलर वेलफेयर एंड गेनिंग पॉजिटिव अटेंशन ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये चीज़ दुनिया की वेलफेयर के लिए है और ग्लोबल साउथ में ये काफ़ी अटेंशन पा रहा है। तो ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल मेजर्स हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए इम्पोर्टेंस है लोगों की जीवन में, यदि इम्प्रूवाइज करना चाहते हैं प्रत्येक क्षेत्र को, चाहे वो गवर्नेंस का क्षेत्र हो। इसके बाद हम सीधे चलते हैं दोस्तों अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि भारत और रसिया के संबंध को बताता है, भारत और वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिलेशन को, भारत और यूक्रेन के रिलेशनशिप को बताता है। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध को देखा जाए तो काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है, 1 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और युद्ध अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में। भारत इस युद्ध को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है, अभी तक उसने क्या क्या प्रयास किए हैं, और भारत यदि इस युद्ध को रोकने में कामयाब होता है तो हमको कौन कौन सा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ भारत ही वो एक ऐसी कंट्री है जिसकी दोनों देशों के साथ में पड़ती है। इसके अलावा भारत क्वाड का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है। क्वाड का मेंबर है मतलब इधर हम वेस्टर्न कंट्री के साथ हो गए हैं, अमेरिका के साथ हो गए हैं, यूक्रेन के साथ में हो गए। ब्रिक्स के हम मेंबर हैं, इसका मतलब ये है हम चाइना और रसिया जैसी ताकतों के साथ में भी हाथ में हाथ मिला करके खड़े हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी दोनों समूह के साथ में पड़ रही है। ऐसे ही कंट्री की ज़रूरत है जो कि मध्यस्थता का काम कर सकता है, और इंडिया इस मामले में कहना चाहिए हमेशा सोच रहा है कि हम आगे रहें। हालांकि देखा जाए 2 साल हो चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला, यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है, से लेकर के हम कैसे करके डिस्टेंस बनाए हैं न्यू दिल्ली फ्रॉम देयर थिएटर ऑफ रसिया यूक्रेन वार, स्पेकुलेशन अबाउट इट्स डिटरमिनेशन टू हेल्प रिजॉल्व द वार हैज़ गेन्ड ट्रैक्शन। पहले तो हमने क्या बोला, इसके बाद हमने रसिया यूक्रेन वार से दूरी बनाई, इसके बाद हम क्या है फिर से हम इस युद्ध की तरफ में झुक रहे हैं, और झुकने का रीज़न यही है कि हम जो है मीडिएटर की भूमिका निभाना चाहते हैं, इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट करी जाती है रसिया की, यूक्रेन की, एक पॉसिबल मीटिंग रखी गई है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ में यूनाइटेड नेशंस में नेक्स्ट वीक्स, एंड इसके साथ ही साथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ में उनकी मीटिंग हो जाएगी ब्रिक्स के समिट में आने वाले महीने में। साथ ही साथ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल एंड एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर हैं, ये भी ट्रैवल करने वाले हैं। ऑल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, सारी की सारी चीज़ें जो है इसी डायरेक्शन में हमको लेके जा रही हैं। किसमें, जो ऊपर की लाइन हम पढ़े हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए भारत आज के समय में बहुत सारी कंट्री के साथ में हाथ मिला रहा है। हाथ मिलाने का काम ये है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री क्यों ना हो, मध्यस्थता के तौर पर भारत आगे आना चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि कैसे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लान करेंगे पीस मेकर की भूमिका के लिए, एंड वेयर कैन इंडियाज रोल बी मोस्ट इफेक्टिव, और कहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है भारत का रोल, ये यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो चर्चा होगी वो इंडिया के रोल को लेकर के होगी, फुल पिक्चर की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जैसे भारत को कैसे फ़ायदा मिल रहा है, भारत क्यों इंगेज हो रहा है, और कौन कौन से एडवांटेज हमको मिलने वाले हैं।
पहले नंबर की बात यह है, भारत एक ऐसा देश है जो कि दोनों देश के साथ में कहना चाहिए जुड़ा हुआ है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, अमेरिका हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो रसिया हो। सेकंड नंबर की बात यह है, नेहरू के समय से ही नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रही थी, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी रही थी भारत की, कि हम किसी भी देश के साथ में शामिल नहीं होंगे। हम रसिया से भी हाथ मिलाएंगे, हम चाइना से भी मिलाएंगे, हम अमेरिका से भी मिलाएंगे। तो ये चीज़ हमारे अंदर अभी भी मौजूद है। तीसरी नंबर की बात यह है, आज के समय में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर के भारत उभर रहा है, जो कि कोई भी कंट्री हमको देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही साथ G20 की जो प्रेसिडेंसी भारत ने किया है और उसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया ने सक्सेसफुली इंश्योर किया है G20 की प्रेसिडेंसी को। इसके अलावा फोकस किया है कि वार का क्या आउटकम हो सकता है, जैसे कि एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी के मैटर को लेकर के, और ये कैसे करके डेवलपिंग वर्ल्ड को प्रभावित करने वाला है। अब अगली चीज़ जो है जो कि प्रभावित कर रही वो ये है कि बायलैटरल ट्रेड में भी हमको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है। रसिया से हमें कम कीमत में तेल खरीदने को मिला है एंड 6 फोल्ड इंक्रीज हमको देखने को मिला है बायलैटरल ट्रेड में। अब मोदी और नेहरू की यदि हम चर्चा करते हैं तो नेहरू के समय में भी ऐसे बहुत सारे मीडिएशन हमको देखने को मिले हैं। तो हो सकता है उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे चल सकते हैं। उस समय में इतिहास में भारत एक ग्लोबल लिगेसी हुआ करता था। आजू बाजू के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भारत ने सक्सेसफुली अपने कहना चाहिए प्रयास किए थे, चाहे वो श्रीलंका का जो गृह युद्ध चल रहा था वो हो, चाहे उस समय में और भी जो अन्य चीज़ है जैसे कि बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उस समय में भी भारत ने इंटरवेंशन किया था। तो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने मीडिएशन का काम किया था USSR एंड ऑस्ट्रिया के बीच में। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि शांति स्थापना होती है या फिर दोनों देशों के बीच में बातचीत होती है तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है डी एस्केलेशन की। इसका मतलब ये है रसिया को भी पीछे हटना पड़ेगा, यूक्रेन को भी पीछे हटना पड़ेगा। अभी यूक्रेन ने एक जगह पर, रसिया की एक जगह पर कहना चाहिए कब्जा किया। कब्जा करने का उसका एक ही रीज़न था कि जब कभी भी हमारे बीच में मीडिएशन वाली बात होगी, शांति स्थापना की बात होगी, तो हमारा भी थोड़ा पलड़ा भारी होना चाहिए। जब हम बोलेंगे कि रसिया को पीछे हटो, रसिया मना करेगा, तो हम भी बोल देंगे कि हमने इस एरिया में कब्जा किया है तो हम भी इस एरिया में से पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसलिए यूक्रेन की तरफ से लेटेस्ट जो है कुर्स्क वाला जो रीजन था वहाँ पर अटैक किया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो यूक्रेन की तरफ से भी कुछ कहना चाहिए मुद्दे उठाए जाने हैं, जैसे कि लंबी दूरी के स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के लिए पश्चिमी अनुमति और रूस के भीतरी इलाकों में हवाई हमलों करने के लिए आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम की मांग करी, जिसके बारे में उनका मानना है कि रूस को ईरान और उत्तर कोरिया से घातक हथियार मिल रहा है, तो मुझे भी हेल्प कहाँ से मिले, वेस्टर्न कंट्रीज से मिले। हालांकि पुतिन ने ये बोला था कि मैं किसी भी कंडीशन में इस प्रकार की वेस्टर्न अनुमति की डिमांड बिल्कुल नहीं रखने वाला हूँ कि कोई चीज़ यदि मुझे यूज़ करना है तो मैं वेस्टर्न कंट्रियों से परमिशन लूँगा। इट वुड बी ए डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्ट वार बिटवीन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड रसिया। और ये डायरेक्ट क्या हो गया है, इसका मतलब ये है जो नाटो के मेंबर हैं अब वो रसिया के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, डायरेक्ट फ्रंट में आ जाएंगे। US का जो इलेक्शन है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस युद्ध को शांत करने के मामले में, जैसे कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में ज़्यादा हेल्प ना करें और ये जो युद्ध है धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा, और ये चीज़ रसिया भी अच्छी तरह से समझ रहा है। अब भारत यदि प्रपोज़ल लाना चाहता है तो उसको ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी से प्रपोज़ल ला चुकी हैं, तो हमें अपना कुछ अलग से ही मैटर बना के यहाँ पर लेकर के जाना पड़ेगा। मिस्टर पुतिन ने रिजेक्ट कर दिया था बर्गेनस्टॉक्स कम्युनिक का, ठीक है, दैट इंडिया इज़ आल्सो डी एसोसिएटेड फ्रॉम, और इस चीज़ से भारत भी अलग रहा था।
जो कि न्यूक्लियर सेफ्टी, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस एंड एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स की बात करता है। तो एक चीज़ को तो रसिया ने क्या काम कर दिया है, वो रिजेक्ट कर दिया है। अभी जेलेंस्की ने रिजेक्ट कर दिया था 6 पॉइंट का जो ब्राज़ील चाइना जॉइंट प्रपोजल लाया गया था। ये भी लगभग सेम मेजर्स लाया है डी एस्केलेशन को लेकर के। चाइना ने पिछले साल में काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से ब्रोकरिंग का काम किया है कुछ एग्रीमेंट को लेकर के, चाहे वो ईरान एंड सऊदी अरबिया हो, चाहे वो हमास एंड फतह हो। हंगरी ने भी बहुत सारे प्रयास किए हैं इन दोनों साइड को एक करने के लिए, शांति स्थापना करने के लिए। इसने एक सीज फायर का प्रपोजल लेकर के आया था जो कि यूक्रेन की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि देखा जाए भारत अभी अंदरूनी तौर से बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रहा है, तो हमको ये अंदरूनी चुनौतियों को भी ध्यान में रखना, जैसे कि मणिपुर का वायलेंस चल रहा है। इसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी है उसको कैसे करके हम ठीक कर सकते हैं इंटरनेशनल इंगेजमेंट के माध्यम से। रीजनल टर्बुलेंस हमको देखने को मिल रहा। कुछ और भी इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं जो कि क्वेश्चन खड़े करते हैं कि क्या भारत इतनी समस्याओं से घिरा हुआ फिर भी इतने बड़े मुद्दे को हल कर सकता है। इसके अलावा भारत को ये चीज़ भी देखना है कि इस युद्ध में जो नॉन मिलिट्री है, मतलब जो सिविलियन लोग हैं, उनकी जो डेथ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। इसके बाद कैदियों को कैसे करके इधर से उधर भेजा जाएगा। इसके अलावा डी एस्केलेशन में क्या क्या लोगों की डिमांड रहेंगी, कैसे करके हम मनाएंगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम मंकी पॉक्स वायरस के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। तो ये जो मंकी पॉक्स वायरस होता है ये एक डीएनए वायरस है। ये वायरस की एक फैमिली है जिसका नाम है पॉक्सीवेराइडी, ठीक है। इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस शामिल है और उसी में से एक हम इसको निकाल करके अलग कर दें तो ये हो गया हमारा मंकी पॉक्स वायरस। पहली बार इसको हम आइडेंटिफाई करे थे कहाँ पर, बंदरों में 1958 में। लेकिन अब ये बंदर अकेलों को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये बंदरों से इंसान में फैलना चालू हो गया है। जैसे कि इसका नाम ही रखा गया है मंकी पॉक्स, मतलब मंकी से ये बीमारी फैली है और अभी इंसानों तक इसका प्रसार हो चुका है। ट्रांसमिशन की यदि हम बात करें तो कैसे करके ये फैल सकता है बंदर से इंसान में, जबकि बंदर तो जंगल में रहते हैं, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, तो कैसे हो सकता है ये। तो ये जो है प्राइमरी तौर पर एनिमल्स, पार्टिकुलरली जो रोडेंट्स एंड प्राइमेट्स हैं। अब फल को जूठा कर दिया है बंदर ने, उस फल को कोई खा रहा है, ठीक है। अब उस चीज़ को, उस जानवर को यदि हम खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उससे ये वायरस हमारे यहाँ तक पहुँच सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में यदि आते हैं आप कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट के तो भी ये बीमारी फैल जाती, तो भी ये वायरस फैल जाता है। मंकी पॉक्स के कुछ लक्षणों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले लक्षण है कि बुखार आना, सिर में दर्द होना, आपके जो मसल्स हैं उसमें पेन होना, ऐंठन होना, एंड ए कैरेक्टरिस्टिक रैश दैट प्रोग्रेसेस फ्रॉम मैक्यूलस टू पेपुलस टू वेहिकल्स एंड पोस्टल्स। इसके अलावा हमारी बॉडी में ना हमको ऐसे चकते टाइप के दिखने लग, फफोले टाइप के उठते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। वैक्सीनेशन की यदि हम बात करें, हालांकि देखा जाए मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है, टीका अवेलेबल है, लेकिन इसकी जो अवेलेबिलिटी है एंड इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो काफ़ी लिमिटेड है, उतनी बेहतर नहीं है, जो कि हाईलाइट करता है कि कैसे करके हम प्रिवेंशन कर पाएंगे, कंट्रोल मेजर्स कर पाएंगे मंकी पॉक्स का। ग्लोबली आउटब्रेक यदि हम बात करें तो मंकी पॉक्स की जो बीमारी है पूरी दुनिया में अटेंशन पैदा कर रही है। वाइड स्प्रेड आउटब्रेक हमको देखने को मिला है जहां पर 1 लाख पीपुल प्रभावित हो चुके हैं 118 कंट्रीज़ में 2022-23 की यदि हम बात करें तो। अब यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के है कि हमको जीनोम सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा इस वायरस की, ताकि
मंकी पॉक्स की बीमारी से हम लड़ाई लड़ सके। जीनोम सीक्वेंसिंग को हम एक होल जीनोम सीक्वेंसिंग WGS भी बोलते हैं। ये एक लेबोरेटरी मेथड होती है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं DNA या फिर RNA के सीक्वेंस की, ठीक है, किसी भी चीज़ में, किसी भी वायरस में कौन सा DNA है, कौन सा RNA का सीक्वेंस है। इससे हम डिसीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, डिसीज़ का जो आउटब्रेक हो रहा है उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर यदि कोई डिसऑर्डर मौजूद है उसका पता लगा सकते हैं, साथ ही साथ इसका जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहता है उसका भी हम पता कर सकते हैं। एंड इसी के माध्यम से हम डेवलप कर पाते हैं ड्रग्स एंड वैक्सीन का। इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में हम कुछ बेसिक रिसर्च का, क्लिनिकल डायग्नोसिस का एंड इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि देखा जाए इसकी जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंट तरीके से अभी डाउन हो रही है जीनोम सीक्वेंसिंग की। एंड आज के समय में जो सीक्वेंसर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को। इससे जीनोम सीक्वेंसिंग काफ़ी पावरफुल टूल बन गया है जीनोमिक्स के रिसर्च के मामले में। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 से रिलेटेड है। इससे कैसे करके हमारा जो डेयरी सेक्टर है, ठीक है, वो मजबूत होने वाला है। इसको लेकर के जो SOPs हैं वो हमको आगे देखने को मिलने वाली हैं। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एक इनिशिएटिव्स को। क्या नाम रखा गया? वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 को, ताकि हमारा जो डेयरी सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ कुछ SOPs लेकर के आने वाले हैं कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव कैंपेन के माध्यम से। जो टारगेट रखा गया है वो ये है कि जो 50% की वृद्धि है, 50% राइस हम करना चाहते हैं मिल्क प्रोक्योरमेंट को आने वाले 5 साल में। तो मिल्क प्रोक्योरमेंट के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, मिल्क की खरीदी को लेकर के। तो 2.0 वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के लिए डेयरी सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आने वाले हैं पूरे नेशन वाइड इसको रोल आउट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ वो लॉन्च करने वाले हैं गाइडलाइन को कि कैसे करके फॉर्मेशन किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा 2 लाख नए मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को। साथ ही साथ जो प्राइमरी डेयरी एंड फिशरीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं गांव में, पंचायत लेवल पर, इनको कैसे करके हम बेहतर बना सकते हैं। 2.0 रिवॉल्यूशन 2.0 के अंतर्गत टारगेट रखा गया है कि जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसको 50% हम इंक्रीज़ कर देंगे। इसमें प्रेजेंट लेवल जितना भी है उसको हम 50% आने वाले 5 साल में बढ़ाने वाले हैं। इसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा मार्केट एक्सेस टू डेयरी फार्मर्स। जो डेयरी फार्मर्स है ना उनको मार्केट अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है, इन अनकवर्ड विलेजेस पंचायत एंड इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर इन मिल्क प्रोक्योरमेंट। मिल्क प्रोक्योरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहिए ऑर्गेनाइज सेक्टर के तौर पर इसको बदला जाएगा। इसमें सेटअप किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा 1 लाख नए या फिर एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, मल्टीपर्पज़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एंड MPACs को। हम इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि AMCU ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट देंगे, डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट प्रोवाइड करेंगे, टेस्टिंग के इक्विपमेंट देंगे, बल्क मिल्क कूलर देंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो कि दुग्ध उत्पादकों को फ़ायदा करने वाली हैं। ये कुछ की कंपोनेंट हैं जो कि इस इनिशिएटिव के अंतर्गत हमको देखने को मिलने वाले हैं। प्रारंभिक तौर पर देखा जाए ये जो इनिशिएटिव है ये इसको फंड मिलेगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, ठीक है, फ्रॉम देयर आउन रिसोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ऑफ 40,000 पर MPAC, ठीक है।
तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला स्वरूप है MPAC, इसको 40,000 रुपये देंगे एक MPAC को। 1,000 MPACs को से लेकर के 1,000 मतलब 40,000 से लेकर के 1,000 रुपये तक का वितरण किया जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं हमको देखने को मिली हैं कि भाई इसके अलावा भी हम कुछ प्रपोज्ड नेशनल प्रोग्राम लेकर के आए हैं। डेयरी डेवलपमेंट 2.0 स्कीम के अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। इससे जो पूरी की पूरी मिल्क वैल्यू चेन है ना, वो फ़ायदे में आने वाली है। इससे इस सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, से चाहे वो मीट द डोमेस्टिक डिमांड एंड टैप द एक्सपोर्ट पोटेंशियल। जो डोमेस्टिक डिमांड है वो हमारी पूरी हो जाएगी। वहीं यदि हम देखें कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव स्कीम, तो इसके 3 कंपोनेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपए है, मतलब रुपए किसान क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डेयरी फार्मर को। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ATM डेयरी कोऑपरेटिव्स को एंड ओपनिंग द अकाउंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड देयर मेंबर इन कोऑपरेटिव बैंक।